हाँ, मेरे बिहार वासियों, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में पूर्वांचलियों के साथ अपना काम करते रहता हूँ। आज मैं बिहार की संदर्भ में बिहार की आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थिति पिछले 20 सालों से चल रही है, उसके बारे में आप सबों के सामने अपनी विचार रखना चाहता हूँ। बिहार एक बहुत ही बदहाल स्टेट है, बहुत ही बदहाल राज्य है, जो नीति आयोग ने भी इस पे अपनी मुहर लगा दी है कि बिहार आर्थिक पिछड़ेपन में सबसे पीछे है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी, बिहार में महंगाई, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार और खासकर दलित महिलाओं को, खास करके लेफ्ट पार्टी के लोगों को, कांग्रेसियों को जिस ढंग से बर्बाद किया जा रहा है, इसमें हमारे किसान भाई भी हैं, हमारे मजदूर भी हैं, हमारे व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं, हमारे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, हमारे मजदूर भी हैं, जो कि बिहार में तो उद्योग को छुआ नहीं 10-15 सालों में, 20 सालों में कहीं कोई उद्योग का नाम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन सारे लोगों को एक सोचने की बात यह है कि आखिर उनके नौजवान पीढ़ी को आगे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। इस पे विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। यहाँ पे बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार को अगर साधारण तौर पे राष्ट्रीय दृष्टि से लोग देखते हैं तो इसे दो भाग में देखते हैं, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। मगर मैं आपके सामने बिहार को चार भागों में बताना चाहता हूँ। एक बिहार का उत्तरी भाग है, जो आपको मिथिलांचल, सीमांचल और पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग नॉर्थ बिहार का ही है, पश्चिम क्षेत्र, जो गंडक और यहाँ से गंगा नदी से जुड़ा हुआ और मधुबनी से पश्चिम के और दरभंगा से पश्चिम का हिस्सा है। उसी तरह से साउथ बिहार को देखा जाए तो साउथ बिहार में क्यूल नदी से पूरब का हिस्सा पूर्वी दक्षिणी बिहार है, और क्यूल नदी से पश्चिम का हिस्सा जो जाकर के गंगा तट पर बक्सर में जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग की स्थिति, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है। इन परिस्थितियों में मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो उद्योग हैं अलग अलग से पनपते हैं। जैसे सीमांचल, पूर्वांचल और मिथिलांचल में मखाना का ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ जहाँ उसका उत्पादन होता है मखाना और मछली। लेकिन उसी ढंग से उत्तरी बिहार के, पश्चिमी और उत्तरी बिहार के हिस्सों में मछली और गेहूँ, इन लोगों इसकी फसल ज़्यादा होती है। इसी ढंग से अगर दक्षिणी बिहार में आप आते हैं तो यहाँ क्यूल नदी के पूर्व वहाँ गेहूँ और महुआ और उन सारी बातें, चूँकि वो सारा क्षेत्र करीब करीब झारखंड से जुड़ा हुआ है। जब आप दक्षिण बिहार का पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में आप आते हैं, क्यूल नदी से पश्चिम और गंगा तट से सटे हुए बक्सर तक आप चले जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ का अलग ही कृषि की आबादी और मजदूरों की आबादी काफ़ी है, जहाँ कृषि मुख्य ही उपजा है, जहाँ गेहूँ और धान की खेती बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। इन सारी आर्थिक परिस्थितियों में आप देखेंगे कि बिहार में जो पिछले 25-30 सालों में आप कहें जो परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल दी गई, इसलिए कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान तक को अपना नीलाम पर चढ़ा दिया था सत्ता को बचाए रखने के लिए। लेकिन बाद के लोगों में जब ये आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति हुई थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से जूझ रही है। इस परिस्थिति में लोगों ने वहाँ सत्ता का परिवर्तन किया। लेकिन उस जयप्रकाश आंदोलन में लेफ्ट पार्टी के भी लोग थे, आरएसएस और बीजेपी के भी लोग थे, कांग्रेस केवल किनारे थे, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था। आज वर्तमान परिस्थिति में जो सत्ता का संचालन करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति अलग है। आज बिहार जूझ रहा है बेरोजगारी से। जहां हमारे नौजवान भुगत रहे हैं, वो सड़कों पे अपने रोजी रोजगार के लिए डिग्री लेकर के, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के सड़क पे मारे मारे चल रहे हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो,
चाहे बिहार पर का आपका बीपीएससी का परीक्षा हो, सबों में परीक्षा होने के पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ये सत्ता का मिली भगत है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति की बात है, पहले मैं राजनीतिक परिस्थिति में आऊँगा, उसके बाद मैं आर्थिक परिस्थितियों पे बात करूँगा। क्योंकि आर्थिक परिस्थिति का मामला जो जुड़ा हुआ है, बिहार एक गरीब प्रदेश है, वहाँ पे सीमांत किसान, मजदूर और छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे दुकानदार जो गाँव में रहते हैं, चूँकि 80% से ज़्यादा आबादी आज भी गाँव में है, वहाँ लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा ही प्रभाव है। अगर इन परिस्थितियों में, अगर राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी सेंटर टू द लेफ्ट रहती है तो इसे यहाँ लाभ मिल सकता है। इसमें आरजेडी भी साथ आना चाहिए, उन्हें किसी व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेना चाहिए। आरजेडी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, सारी पार्टियों को एक साथ मिल करके आना चाहिए, तभी जो है सो बिहार का भला हो सकता है, नौजवानों का भला हो सकता है। नौजवान दिग्भ्रमित हैं, वो बेरोजगार हैं, पलायन के लिए मजबूर हैं, पलायन में बिहार से बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ मिलता नहीं हो, या दिल्ली जाएं, बॉम्बे जाएं, कलकत्ता जाएं, मद्रास जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, उन्हें सिर्फ मजदूर के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन वही बिहार की प्रतिभा अगर यूपीएससी में एग्ज़ाम देती है तो अव्वल दर्जे पे आती है। लेकिन बिहार में ही प्रश्न पत्र जब लीक आउट हो जाता है राजनीतिक साठगांठ से, तो फिर इसका क्या कहना है। जहाँ तक अपराध का मामला है, पिछले अभी कुछ दिन पहले होली के समय में भी देखा गया कि यहाँ पे जो पुलिस भाई हमारे हैं, उनकी सुरक्षा का तो कोई इंतजाम नहीं, बेचारे वो मारे जाते हैं। यहाँ तक कि एएसआई की भी हत्या हो जाती है। पिछले इस होली में ही मैं देखा जाए तो बहुत सारे पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, एएसआई की हत्या हुई। एक खास ज़िले की नहीं, करीब 7-8 ज़िलों की बात है। अररिया से लेकर के आप मुंगेर से लेकर के आप जहाँ गया, औरंगाबाद, सारी जगहों में देखेंगे तो पुलिसकर्मी हमारे जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, बेचारे नौकरी करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, जान हथेली पर रख के वो मारे जा रहे हैं। जब हमारी सुरक्षा ही नहीं सुरक्षित है तो इस प्रशासन का बिहार में क्या लाभ है। जो प्रशासन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अब मैं आर्थिक भ्रष्टाचार और आर्थिक स्थिति पे आ रहा हूँ। जहाँ तक परिस्थिति ये है कि बिहार की आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान रहा है तो उसका रहा है गेहूँ और धान की उपज का। हालांकि यहाँ गन्ना की उपज कभी होती थी, लेकिन अब बहुत सारे जगहों पे गन्ना का उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई फैक्ट्री है ही नहीं। जो फैक्ट्री चल रही थी गन्ना चूसने की, गन्ना से वो रस निकालने की, वो ख़त्म है। इन परिस्थिति में और कोई 20-25 साल में तो कुछ उद्योग धंधे का कहीं कुछ नामो निशान हुआ नहीं। अगर चाहती सरकार तो उद्योग धंधे अच्छे लग सकते थे, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक उद्योग पनपता है, जहाँ अपहरण और एक दूसरे की हत्या करने का एक सिलसिला चल रहा है। जहाँ व्यवसाय, ना केवल व्यवसायियों का अपहरण होता है, व्यवसायियों की हत्या होती है, बल्कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सारे लोग मारे जाते हैं। बेचारे नौजवान सड़क पे भटक रहे हैं। अगर अपनी आवाज़ उठाने जाते हैं तो उन पे सड़क पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए जाते हैं, लेकिन उस पुलिस को भी सुरक्षा सरकार नहीं दे रही है, बिहार सरकार, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में बिहार का कैसे भला होगा, हम सारे बिहार वासियों को सोचने की ज़रूरत है। इस परिस्थिति में हम ये जानते हैं कि हमारी लेफ्ट पार्टी का कोई भी कहीं कोई कोर कसर नहीं है। वो सारे किसान के साथ, मजदूर के साथ, हमारे नौजवान के साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी भी आज राहुल गांधी के नेतृत्व में लेफ्ट, सेंटर टू द लेफ्ट है, और सेंटर टू द लेफ्ट रहने से एक भला हो जाएगा बिहार में। लोगों को विश्वास करना चाहिए, नौजवानों को विश्वास करना चाहिए। इस महागठबंधन के तहत जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट पार्टी भी है, ये सारे लोगों का एक जन समर्थन है, वो अधिकतर आपको ग्रामीण क्षेत्र में है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी आज भी 80% है, जिसमें किसान और मजदूर, छोटे छोटे व्यापारी और वकील, छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे वकील लोग हैं। उसके बाद फिर आपके नौजवान जो बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं, गांव में भटकते चलते हैं। इसके अभाव में पेट तो है, पेट को भरने के आरोप में वो भी किसी न किसी असामाजिक
गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन ये सारा श्रेय किसका है? इसलिए कि सरकार नौकरी नहीं दे पाती, उन बेरोजगारों, नौजवान बेरोजगारों के बारे में सोच नहीं पाती है। ये दुर्भाग्य की बात है। अब सवाल है कि मैं आपको आता हूँ, पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि बिहार के अंदर 18 बड़ी बड़ी पुलें ध्वस्त हो गई। कुछ निर्माण के दरमियान, कुछ 1 वर्ष के तहत ही निर्माण हुआ उसके दरमियान, और कुछ अन्य परिस्थितियों में जब 18 पुलों का निर्माण ध्वस्त हो जाता है, जिसकी कीमत, एक एक पुल की कीमत 1000 करोड़ रुपए से कम नहीं है। इस 1000 करोड़ रुपए का आरोप अगर जोड़ा जाए 18 पुलों का, तो ये 17,000 करोड़ का लॉस तो बिहार को हुआ ही। जबकि लालू प्रसाद यादव को कटघरे में खड़ा किया जाता है चारा घोटाले के लिए, जिसमें 900 करोड़ रुपए की बात होती है। जबकि यहाँ 18,000 करोड़ रुपए डूब गए पुल को ध्वस्त होने में ही। उसके अलावा और भी घोटाला है, और घोटाला है नल जल योजना के तहत, और घोटाला है अन्य बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, और घोटाला है शिक्षकों की बहाली में, और घोटाला अन्य जगहों पर भरा पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि जो नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे इंजीनियर हो या फिर आपके प्रोफेसर हों या जो भी हों, अगर उनको भी स्थिति ये है कि उनको भी बहाली के लिए कुछ न कुछ इधर उधर करना ही पड़ता है। मजबूर है, क्योंकि परिवार चलाना है, मजबूरी है, बच्चों का भविष्य सामने खड़ा है। इन परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में बिहार सरकार इस जवाबदेही से भाग नहीं सकती है कि किन परिस्थितियों में आप बिहार में पुलिस, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे पुलिस भाई, हमारे नौजवान पुलिस भाई जो हमारी सुरक्षा के लिए हैं, उन्हीं की हत्या हो जाती है तो साधारण लोगों की क्या बात कहें। तो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे दलित भाई, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको बार बार बिहार में ठगा जा रहा है पिछले 20 वर्षों से, आज ये बात आ चुकी है। जब वक्फ विल की बात होती है तो आज बिहार सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो बिहार के मुसलमानों के साथ हैं या फिर मुसलमानों को केवल ठग करके सत्ता में रहने के लिए बार बार पलटी मारते रहते हैं। इस पलटी मार सरकार के लिए एक सबक है, जो सबक आज कुछ महीने पहले दिल्ली में दिया जा चुका है। दिल्ली में वही हुआ था। दिल्ली में भी मुसलमानों की संख्या 12%, 11-12% है। इन सारे लोगों ने मिलकर के एक सबक सिखाया केजरीवाल को। केजरीवाल भी अर्ध जो धर्मनिरपेक्षता था उसमें स्यूडो सेकुलरिज्म की बात करते थे। कभी मंदिर में जाकर टीका, चंदन टीका लगा करके हिंदूवादी बन जाते थे, कभी गरीब बस्तियों में जाकर के मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटते थे। लेकिन यहाँ पे इनकी एक नहीं चली। सारे लोगों ने इनका धंधा समझ लिया कि बिहार के दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं इनके ऊपर कर बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उन लोगों का दुरुपयोग, कर का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा था सत्ता के लिए, प्रचार के लिए केजरीवाल ने उसका उपयोग किया। लेकिन उससे भी बड़ी ताकत यहाँ पे सामने थी। लेकिन इस परिस्थिति में केजरीवाल सामने हैं। बिहार की स्थिति हो या फिर आपको आंध्र प्रदेश में की स्थिति हो, दोनों जगह मुसलमानों की अच्छी संख्या है। बिहार में मुसलमानों की संख्या करीब 18% है, तो आंध्रा में भी मुसलमानों की संख्या करीब 9% है। इन परिस्थितियों में ना लोग सत्ता को समझना चाहिए। खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अन्य प्रदेशों की बात नहीं। मैं तो एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली का उदाहरण दिया, जो एक आँख खोलती है दिल्ली बिहार की सरकार के लिए। अगर आप सचेत नहीं हुए तो आपकी भी दुर्दशा केजरीवाल की तरह ही होने वाली है, जहाँ पे सारे लोग समझ चुके हैं पिछले 20 वर्षों में। आप कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। इस पलटी मार के बीच में बिहार के जो आर्थिक बदहाली है उस पर आपका ध्यान नहीं है। बिहार में जो व्यापारी मारे जाते हैं, छोटे छोटे व्यापारी, जो उनका अपहरण होता है, उतना ही नहीं डॉक्टरों का भी अपहरण हो रहा है और प्रोफेसर का भी अपहरण हो रहा है, वो भी मारे जाते हैं। यहाँ नहीं, इतना ही नहीं, जो किसान हैं, बड़े किसानों की बात कर रहा हूँ, मंझले किसान और छोटे किसान तो मुख्य रूप से लेफ्ट पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के साथ ही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं राहुल गांधी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सोच तो आज कम से कम ये हुई कि वो संविधान को बचाने के लिए
भारत के मंझले और छोटे किसानों की आर्थिक बदहाली से उनको बाहर निकालने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए संविधान की कॉपी लेकर के आगे बढ़े हैं। और उसके साथ लेफ्ट पार्टी खड़ी है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत के बीच बिहार सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि अब वो नहीं पलटी वाली सरकार चलेगी, अब वो नहीं चलेगा। बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार का दलित समझ चुका है कि सबसे ज़्यादा उसका शोषण हुआ है, सबसे ज़्यादा अपमानित, चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर। वर्तमान सत्ता सबसे ज़्यादा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दलित महिलाओं का आज भी बलात्कार होता है, उनके ऊपर शोषण होता है। लेकिन हमारे बिहार के नेता जो अपने आप को हनुमान कहते हैं, हमारे बिहार के नेता जो मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, आज उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। आप मुसलमानों को ठगे नहीं, आप बिहार के हनुमान, आप दलितों को ठगे नहीं। क्योंकि अब अन्य पार्टियां भी जो सेकुलर है, खास करके लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस तो एक साथ आ ही चुकी है। इन लोगों का गठजोड़ आपको कहीं चुनौती ना दे दे, आपको सत्ता से कहीं बाहर ना कर दे। आपने बिहार को जिस हाल में रखा है, आर्थिक बदहाली के हाल में, जिसमें हमारे किसान मजदूर सब परेशान हैं, मजदूरी भी कम मिलती है, किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगार हमारा नौजवान लाचार है, करे तो क्या करे। इन परिस्थितियों में आपने 20 सालों में सत्ता में रह करके क्या किया? कभी इधर कभी उधर, यही तो किया। इससे देश बिहार का भला थोड़े हुआ। न कोई बिहार में कोई उद्योग धंधा लगा, न कृषि व्यवस्था को ही आपने संभाला, न सिंचाई की कोई अच्छी व्यवस्था की, न ही बिजली की कोई अच्छे ढंग से प्रबंधन किया बिजली का भी, कि हर गांव में इसको किसानों को सही समय पे, उचित समय पे, उचित अवधि के लिए बिजली दिया जाए। आपने बिजली का भी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और तो और जो सड़क पे चलने वाली 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन जो भी हो, उन सबों को भी इतना महंगा कर दिया है, इसलिए कि आपने पेट्रोल और डीजल पे इतना ज़्यादा आपने वैट लगा रखा है कि इसकी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो यहाँ का उद्योग, जो परिवहन उद्योग, और इसके अलावा जिनके पास गाड़ियां हैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, नेता लोगों की गाड़ी का तो अलग हिसाब किताब है, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो फिजूल खर्ची में ही रहते हैं, उसी में अपनी ज़िंदगी समझते हैं। तो यहाँ बिहार में राजनीति एक व्यवसाय हो चुका है। इस व्यवसाय से बहुत सारे राजनेता पनप रहे हैं, उनकी पूंजी बढ़ रही है, लेकिन बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर सब तबाह हो रहा है। छोटे छोटे व्यापारी, दुकानदार सब बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा देने वाला कोई नहीं है। उनको लूट लिया जाता है समाज के पूंजीपतियों के द्वारा, समाज के बड़े पैसे वाले लोगों के द्वारा उनका शोषण होता है। क्योंकि सरकार और सत्ता का संरक्षण उनको मिलता है। और सरकार, बिहार की सरकार आज न केवल जातीयता, न केवल भ्रष्टाचार, और न केवल आपका क्रिमिनलाइजेशन के चक्कर में आपका अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और दोष आप सरकार, आप लेफ्ट पार्टी को देंगे, दोष आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि आप इनके ऊपर आरोप लगाएंगे तभी तो आप अपनी कमियों को छिपा पाएंगे। आपकी कमियां इतनी ज़्यादा है कि इसको उजागर करना इस थोड़े से इंटरव्यू में, इस थोड़े से विचार में संभव नहीं है। मैं आगे फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा 2-4 महीने के बाद, जब चुनाव आने लगेगा। लेकिन बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, गांव में रहने वाले बेरोजगार के किसान, बेरोजगार नौजवान जिन्हें कहीं कोई रोजगार नहीं है, उन्हें इस पे सोचना चाहिए। आज जातीयता और धार्मिक उन्माद से ऊपर उठ करके आपको बिहार की तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए, समाज की तरक्की के लिए आगे बढ़ना ही होगा, वरना ये राजनेता आपका उद्धार भला नहीं कर सकते हैं। इनका अलग राजनीतिक व्यापार चल रहा है, राजनीतिक अलग सोच है। इन परिस्थितियों में आपको सोचना ही पड़ेगा कि बिहार, आपके परिवार का भला कैसे हो। आज आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण में बस इतना ही। इसके बाद फिर हम उपस्थित होंगे आपके सामने अगली बार।